हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा। इस लेक्चर सीरीज़ में जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, तो उसी के बारे में अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मेरा आप सबसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन वीडियोस की नीड है, वो नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट की न्यूज़ आई है अभी कि 15 अगस्त से पहले स्कूल्स नहीं ओपन होंगे, कोचिंग सेंटर ओपन नहीं होंगे। सो हमारी तो यही सोच है कि कोचिंग सेंटर्स वगैरह पर जाने से अच्छा है कि आप ये वीडियो लेक्चर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देखें, सीखें और आगे शेयर करें। चलिए तो वापस अपने टॉपिक्स पे आते हैं जो कि हम पढ़ रहे थे। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था स्थिर का मतलब होता है रेस्ट, मतलब कोई भी चीज़ अगर स्थिर है, गति नहीं कर रही है, और वैद्युतिकी मतलब आवेश। तो इस चैप्टर में जैसा मैंने आपको बताया था हम पढ़ने वाले हैं, जब आवेश स्थिर रहेगा तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। सो इससे पहले वाले लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आवेश क्या होता है, आवेश के कौन कौन से प्रकार होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं हम, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश को जो है वो पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, और जो धनात्मक आवेश है उसके लिए हम प्रोटॉन का यूज़ करते हैं। अगर हम कोई बोल रहे हैं कि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक है। हम कह रहे हैं कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से थोड़ी ज़्यादा है। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। उसके बाद हमने बात करी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, तो मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इसी तरीके से अगर हम एक प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो उस पर उतना ही आवेश होगा, लेकिन वो आवेश किस में होगा, वो आवेश सिर्फ प्लस में होगा। दैट्स इट, बस इतनी सी बात हमने करी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि ये एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग थेल्स ने करी थी, कैसे करी थी, वो सारी चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो में जाके इजीली देख सकते हैं। तो चलिए आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि किसी भी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। सो हमारा टॉपिक यही रहेगा आज का कि किसी भी वस्तु को किस किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, यानी वस्तु को आवेशित करने की विधियां हम बोल सकते हैं इसको, वस्तु को आवेशित करने की विधियां। तो इसमें हम 3 मेथड पढ़ने वाले हैं, उसमें से एक मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है घर्षण के द्वारा। तो हम पहला जो इसके अंदर बात करेंगे वो है हमारे पास कि घर्षण के द्वारा हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। दूसरा इसमें हम बात करेंगे वो आएगा हमारे पास चालन के द्वारा, और थर्ड हम बात करेंगे प्रेरण के द्वारा। इसमें से फर्स्ट जो पार्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने बोला कि किसी भी दो वस्तु को जब हम रगड़ते हैं आपस में, आपने घिसा उसको अच्छे से, घिसोगे तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है कि आप देखोगे कि वो वस्तु एक दूसरे को क्या करने लग जाती है, आकर्षित करने लग जाते हैं। भाई ऐसा क्यों हो गया? तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जब आप किसी वस्तु को बहुत घिसते हो, घस करके दो चीज़ों को घिसते हो तो क्या होता है, जैसे मैं अपना इस मार्कर को अगर इतनी शर्ट से घिसूंगा तो क्या होगा, इससे घिसने से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो मार्कर से शर्ट में चले जाएंगे, इस शर्ट से किस में आ जाएंगे, इस मार्कर में आ जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे एक वस्तु धनावेशित हो जाएगी और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो मैंने उस दिन आपको एक एग्जांपल बताया था, वैसे तो मल्टीपल एग्जांपल बताया था, उसमें सबसे अच्छा था हमारे पास कांच की छड़ यानी ग्लास रॉड। तो हमने कांच की छड़ को किसके साथ रगड़ा था, कांच की छड़ को हमने सूत के कपड़े के साथ रगड़ा था। तो जब हम कांच की छड़ को सूत के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले जाते हैं, सूत के कपड़े में चले जाते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कैसी हो जाएगी, ये धनावेशित हो जाएगी। प्लस वी का मतलब है पॉजिटिव, तो ये कैसी हो जाएगी, ये धनावेशित हो जाएगी। अगर दूसरी वस्तु को देखें तो दूसरी वस्तु जैसे सूत का कपड़ा है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। जब उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे तो कैसी हो गई होगी, ऑब्वियस ही बात है कि ऋणावेशित हो गई होगी। ये चीज़ आई थिंक सो आपको बात समझ आती होगी, क्योंकि किसी भी वस्तु में से प्रोटॉन नहीं निकल सकते, क्योंकि प्रोटॉन गति नहीं करते, इसलिए एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो दूसरी वस्तु में जाके बैठ जाएंगे। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले वो कैसी हो जाएगी, वो धनावेशित हो जाएगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, उसकी वजह से वो कैसी हो जाएगी, वो ऋणावेशित हो जाएगी। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था देख के कि समझिए जैसे इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है, क्योंकि ये उदासीन है पूरी तरीके से, और इसमें लेट से 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 10 प्रोटॉन भी हैं। अब मैं कह रहा हूँ इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाते हैं। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएंगे तो इसमें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और इसमें हमारे पास
12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉनों ने 10 प्रोटॉन को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, उदासीन कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या बचे हैं, 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन। ये कहीं से आए नहीं एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉनों के निकलने की वजह से प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के कंपैरिजन में बढ़ गई। एक्चुअली नहीं बढ़ी है, बस इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से उसकी तुलना करें तो इसमें इसकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 10 ने तो 10 को कैंसिल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गए, इसलिए यहाँ पे ये संख्या कैसे हो गई, ऋणावेशित हो गई। इतनी चीज़ आई थिंक सो आपको उस बात में समझ आ गई होगी। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ, जैसे आप सबको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलो। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उसका द्रव्यमान कुछ कम हो गया होगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए हैं उसका द्रव्यमान थोड़ा बढ़ गया होगा। तो हुआ क्या कि जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकले तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी इस कांच की छड़ का द्रव्यमान जो है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम। इस एरो डाउन का मतलब है कि उसका द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन गए तो इसलिए इसका मतलब है इसमें इसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलो। ठीक है। सो ये सारी कहानी थी किसके बारे में, घर्षण के बारे में। वापस समझ लेते हैं, किसी भी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा, घर्षण किया उनके मध्य, तो रगड़ने की वजह से क्या बोलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस कांच की छड़ में से किस में चले गए, सूत के कपड़े में से चले गए, सूत के कपड़े में चले गए। इसकी वजह से क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इसलिए कैसे हो गए, धनावेशित, और ये क्या हो गई, ऋणावेशित। क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसलिए इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात आई थिंक सो आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक और चीज़, ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप मारती है, क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप मारते हैं। तो बहुत सिंपल सा रीज़न है, जब आप 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार आपका कार्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा में। वो ऊर्जा कहाँ गई, वो उसका तापमान बढ़ाती है। घर्षण की वजह से आपको पता है ना, जैसे रोड के बीच में टायर जब चलता है तो गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्य जो हुआ है वो घर्षण की वजह से किस में परिवर्तित हो गया, ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो तापमान है क्या हो गई, उसका तापमान क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब वो टायर गर्म हो गया। इस तरीके से 2 वस्तुओं को रगड़ने पर जो हमने कार्य किया वो किस में परिवर्तित हो गया, ताप के अंदर, और उसी ताप ने इलेक्ट्रॉनों को एक बॉडी से निकाल के किस में डाल दिया, दूसरी बॉडी में। सो इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उस दिन मैंने आपको एक टेबल भी बताई थी, इसमें मैंने आपको बोला था कब हम बोलेंगे कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणावेशित। तो एक तो यही है, कांच की छड़ के बारे में मैंने आपको बोला था, इसको सूत के कपड़े के साथ रगड़ने के लिए बोला था। इसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पे फर, और यहाँ पे हमने लिया था एबोनाइट की रॉड। मैंने आपको उस दिन बताया था एबोनाइट क्या होता है, एक टाइप का रबर ही है। और इसके अलावा अगर आप ऊन का कपड़ा लेते हैं, यानी ऊनी कपड़ा लेते हैं, उसको आप अंबर के साथ, एबोनाइट के साथ, या फिर प्लास्टिक की छड़ के साथ, इनमें से किसी के साथ भी अगर आप रगड़ेंगे तो इस केस में कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित, और ये क्या हो जाएगी, धनावेशित। सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यानी पहला मेथड तो समझ आ गया होगा आपको, घर्षण के द्वारा। दूसरा है चालन के द्वारा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं चलिए इसे। चलिए, तो चालन से क्या समझ आता है, आपको पता है कि कोई भी वस्तु को अपन चालक या कुचालक कब बोलते हैं, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, तो वो चालक है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकते तो कैसी है, वो कुचालक है। तो इसी के बेसिस पे मेथड बना है। चालन का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको किसी वस्तु को आवेशित करना। अब वो धनावेशित भी हो सकती है और ऋणावेशित भी हो सकती है। तो मैंने माना कि किसी वस्तु को आपने धनावेशित कर दिया, जैसे कांच की रॉड ही थी, आपने उसको सूत के कपड़े से रगड़ा तो कैसे हो गई, धनावेशित हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको एक गोला लेना है। ये गोला क्या है, पूरी तरीके से चालक गोला है, और ये इसका स्टैंड है। तो ये हो गया हमारे पास चालक गोला, और ये हो गया हमारे पास कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड हमने इसलिए लगाया ताकि अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धियाँ कमी होती है तो वो इस स्टैंड के थ्रू जो है वो धरती के अंदर नहीं चला है, ग्राउंड के अंदर नहीं चले जाए, क्योंकि ग्राउंड कितने भी इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है और दे भी सकती है, उसको हम प्रेरण के अंदर पढ़ेंगे। तो ये कुचालक स्टैंड है, ताकि जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन आए या गए हैं वो इसी में रहे, कहीं और नहीं जाए। सो ये जो चालक गोला है और जो कुचालक स्टैंड है, पूरा गोला
एक मेटल की बॉल है, मतलब एक किसी चालक किसी धातु की बॉल है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे जो पिक्चर देख रखी है उसके अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि यहाँ पे मैंने एक वॉन डे ग्राफ जनरेटर जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो अभी CBSE में है, वो भी अब हट चुका है, तो उसके अंदर जो है ये पिक्चर उसी का ही है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा गोला है, वो कि धातु का बना है और उसका स्टैंड कैसा है, वो कुचालक स्टैंड है। ठीक है, तो ये उसी टाइप का एक गोला लिया हमने और उसका स्टैंड कैसा है, कुचालक स्टैंड है। तो चालन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं, दोनों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, जब हम दोनों को स्पर्श करेंगे यानी कॉन्टैक्ट में लेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है एज कंपेयर टू दिस। क्यों, इसकी तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको समझाया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 ही इलेक्ट्रॉन रह गए और इसमें 10 प्रोटॉन थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और इसके पास लेट से 12 ही इलेक्ट्रॉन है और 12 ही इसमें प्रोटॉन है। तो इसके अंदर अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हो सकता है कम है, लेकिन क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है इसलिए धनावेशित है। तो जब आप इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, जैसे आपने इस रॉड को उठा करके, मैंने इस रॉड को उठा करके क्या करा, मैं इसके कॉन्टैक्ट में लिया है। जैसे आप रॉड को इसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे, आवेशों का पुनर्वितरण स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो रीडिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनको पुनर्वितरण स्टार्ट हो जाएगा। पुनर्वितरण का मतलब जब तक दोनों में आवेश बराबर नहीं हो जाते, एक समान नहीं हो जाते, तब तक उनमें आवेशों का पुनर्वितरण होता रहेगा। अब ऐसा होने से क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इलेक्ट्रॉनों इसके पास ये उदासीन है, मतलब इसके पास इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के किस में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे भाई? ताकि ये इसके प्रोटॉन, इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको पूरा कर सकें, कंप्लीट कर सकें, और डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरीके से होगा कि दोनों पे समान आवेश आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे कितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, मतलब इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, पुनर्वितरण के बाद इसके पास 1 प्रोटॉन रह जाएगा और इसके पास भी 1 प्रोटॉन रह जाएगा। तो अब इसका एक प्रोटॉन कहाँ गया, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर गया होगा, उसने इसके 1 प्रोटॉन को क्या कर दिया होगा, उदासीन कर दिया होगा। अब जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके पास 1 प्रोटॉन बढ़ जाएगा ना। आप अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो समझे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन थे, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा, भी हम इतना समझ लेते हैं बस। अब क्या होगा, क्योंकि इसको उदासीन करना है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसको भेजेगा। जब भेजेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, सिर्फ 11। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन 10 से कितने हो जाएंगे हमारे पास, वो भी कितने हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आया ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन, अब सॉरी प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 हो गए। तो जब 9 इलेक्ट्रॉनों ने 9 प्रोटॉन को निरस्त कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने प्रोटॉन बचे, सिर्फ 1, यानी हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 1 ही धनावेश बचा। और यहाँ पर हमारे पास कितने धनावेश एक्स्ट्रा डेवलप हो गए, +1। क्यों, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जब भी हम किसी भी चालक को किसी ऐसी वस्तु के संपर्क में लाते हैं जो कि खुद क्या है, आवेशित हैं, तो उनमें आवेशों का पुनर्वितरण होता है। कब तक होता है, जब तक वो पूरी तरीके से एक दूसरे के अंदर, मतलब जो आवेश है दोनों में एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए, समान रूप से नहीं आ जाए। मतलब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, मतलब धनावेश या ऋणावेश जितने एक्स्ट्रा है, वो जब तक इसमें नहीं चले जाते तब तक इनमें आवेशों का पुनर्वितरण होता रहेगा। आई थिंक सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए करा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बट मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी कि एक्चुअली क्या हुआ। क्योंकि धनावेश थी तो इसके कुछ धनावेश को उदासीन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन इसने इसके ऊपर भेजे। जब इलेक्ट्रॉन भेजे तो इसके ऊपर भी चार्ज आ गए होंगे, तो इसके अंदर जो आवेश है वो इसकी सतह पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक धनावेशित एक चालक गोला था, जब इसको इसके संपर्क में लाए तो ये भी क्या हो गई, धनावेशित हो गई। अब जैसे हम इसको दूर दूर लेके जाएंगे, क्यों लेके जाएंगे दूर दूर, ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि ये भी धनावेशित और ये भी धनावेशित। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों के अंदर समान आवेश आ गए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ पे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरीके से हम 2 वस्तुओं में चालन के थ्रू आवेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जहाँ पे ये जो रॉड है, ये जो छड़ है, ये कैसी होगी, ऋणावेशित। जैसे एबोनाइट की रॉड हो सकती है, प्लास्टिक की रॉड हो सकती है, उसकी छड़ हो सकती है। जब इसको चालक गोले के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, उसके स्पर्श में लाते हैं, उसके संपर्क में लाते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, इस बार इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा। जब ये कुछ इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा, जैसे सपोज इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास एक्स्ट्रा है तो 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित, और इसका आवेश है वो किस पास जाएगा, इसकी सतह पर।
अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने आवेश को अंदर क्यों नहीं बनाया, आपने आवेश को सतह पर ही क्यों बनाया? क्योंकि जो हमारा कोई भी चालक वस्तु होती है उसके अंदर आवेश हमेशा किस पर रहते हैं, उसकी सतह पर रहते हैं। वैसे तो मुझे आवेश जो यहाँ पर भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आवेश कभी भी इसके अंदर नहीं रहते हैं, आवेश जो है इसके बाहर रहेंगे। अगर ये कुचालक वस्तु होती तो इसके अंदर आवेश अंदर रह सकते थे, लेकिन क्योंकि ये चालक वस्तु है इसलिए इसके आवेश अंदर भी नहीं रहेंगे, इसके आवेश जो है बाहर की तरफ रहेंगे। दिस इज माई मिस्टेक। अगर ये कोई कुचालक होती तो वैसे भी चालन किसी भी उसका आदान प्रदान तो हो नहीं सकता था आवेशों का, लेकिन ये चालक वस्तु है इसलिए इसमें आवेशों का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी कांच की रॉड रख देता या कांच की रॉड के संपर्क में इसको लाता तो आवेशों का आदान प्रदान संभव नहीं है, क्योंकि ये कुचालक है और वो भी कुचालक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है निकल नहीं सकते इस बॉडी से, निकल के उसमें चले जाए, क्योंकि वो उसका चालन नहीं कर सकती, लेकिन ये कर सकती है। ठीक है, तो क्योंकि ये चालक गोला था इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल के इसमें चले गए। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था वो यही था कि जो आवेश है वो इसकी सतह पर क्यों है, अंदर क्यों नहीं है? तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न है, जिसके बारे में वैसे तो हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि क्योंकि जो आवेश हैं ये सारे के सारे धनावेश है, तो ये सारे के सारे धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जब इस बॉडी में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो कोशिश करेंगे अपने आप को एक दूसरे से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस अंदर अगर कोई आपने दो आवेश रखे तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे जा सकते हैं, इसकी सतहों पर जा सकते हैं। इसकी सतह को छोड़ करके तो आवेश जा नहीं सकते, हवा में तो झूल नहीं सकते, तो इसलिए वो कहाँ पे आ जाते हैं, पूरे के पूरे सतह पर आ जाते हैं। वापस सुन लीजिए, मैंने बोला अगर आपने जैसे यहाँ पे कोई दो आवेश रखे पॉजिटिव, ठीक है, धनावेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है। तो एक दूसरे को जब प्रतिकर्षित करेंगे तो प्रतिकर्षित करते 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 ये आवेश किस पे आ जाएंगे, सतह पे आ जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा दूर ये जा नहीं सकते। इसलिए किसी भी चालक के अंदर आवेश हमेशा सतह पर रहते हैं, लेकिन कुचालक के अंदर आवेश जो है पूरी की पूरी बॉडी में होंगे। मतलब सपोज ये कोई गोला होता जो कि किसका बना हुआ है, किसी कुचालक का बना हुआ है, ये कोई कुचालक है, तो आवेश इसके अंदर भी रहेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इसके बारे में आगे डिटेल में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये चालक है इसलिए इसकी सिर्फ सतह पर ही आवेश रह सकते हैं, इसके बाहर आवेश नहीं जा सकते। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, आप इस छड़ की जगह कोई दूसरी कुचालक वो भी ले सकते, सॉरी कोई इस तरीके का एक गोला भी ले सकते थे। अगर ये कोई चालक है, ये भी एक चालक है, अगर आपने एक दूसरे को संपर्क में लाया, इसके ऊपर धनावेश है, ये स्टार्टिंग में उदासीन था, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएंगे, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जंप मारेंगे ताकि इसके कुछ पार्ट को न्यूट्रल कर सके, उदासीन कर सकें, इसकी वजह से इसमें भी क्या आ जाएंगे, धनावेश। ये भी ऐसा ही सेम एग्जांपल है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। याद ही रखना है, अगर किसी भी धनावेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में लाते हैं, अगर वो चालक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन उस उदासीन वस्तु से किसमें आ जाएगी, उस धनावेशित वस्तु में। ठीक है, लेकिन अगर वो वस्तु ऋणावेशित है खुद और उसको किसी चालक वस्तु के संपर्क में लाया गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन उस ऋणावेशित वस्तु से निकलकर किसमें आ जाएगी, उस चालक गोले की सतह पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड था चालन, जिसके अंदर हमने किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक वस्तु के संपर्क में लाया ताकि उनमें आवेशों का पुनर्वितरण हो सके। इसमें स्पर्श जरूरी है, जब तक उन दोनों में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट वो एक दूसरे के स्पर्श में नहीं आएंगे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक चालन संभव नहीं है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि अगर इसके पास सपोज 10 कूलाम चार्ज था, तो 10 कूलाम चार्ज में से 5 कूलाम चार्ज जो है इसके ऊपर आ गया, 5 इसमें रह गया। बेसिकली आवेशों का पुनर्वितरण तो हो गया, लेकिन इसमें आवेश कम हो गए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा ये जो विधि हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर भी देखते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेरण। प्रेरणा का मतलब क्या, मैं किसी को प्रेरित कर रहा हूँ कुछ कार्य करने के लिए। जैसे मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ इस वीडियो को शेयर करने के लिए, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को प्रेरित करेगी ताकि वो उस वस्तु में से जो आवेश है उसको एक तरफ ले आ सके। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला ये कांच की छड़ है, ठीक है, ये धनावेशित है। अब बात ये कि जब ये धनावेशित है तो मैं कह रहा हूँ कि इसको मैंने किसी चालक गोले के पास में ले आया है जिसका स्टैंड कुचालक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्टैंड जो है वो कुचालक है, और ये जो आपका गोला है ऊपर इतना इतना पार्ट, ये सारा कैसा है, चालक गोला है। ठीक है, तो मैं इसको संपर्क में नहीं लाया हूँ। जब मैं संपर्क में नहीं लाया हूँ तो एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को आकर्षित तो कर सकती है ना, कर सकती है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप स्केल को रब करते हैं अपने सूखे बालों में और उसको कागज़ के टुकड़ों के पास में लेके जाते हैं, तो कागज़ के टुकड़े तो उदासीन है ना, उसको आवेशित तो नहीं करा। तो उस आवेशित वस्तु ने उस उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करी। क्यों करने की कोशिश करी, वही यहाँ पे हो रहा है।
ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है ना, ये इसको आकर्षित कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी है, धनावेश भी और ऋणावेश भी है। तो ये अपने पास किसको आकर्षित करेगी? ऋणावेश को, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सपोज इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस सरफेस पर आ जाएंगे, इस सतह पर आ जाएंगे, और प्रोटॉन इससे दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो समान आवेश हो गए। तो क्योंकि धनावेश है तो ऋणावेश इसके पास की तरफ आकर्षित होंगे, और जो धनावेश है जो कि समान आवेश है तो इससे दूर भागेंगे। तो वो कोशिश करेंगे जितनी सतह से दूर हो सके उतना ही रहे, इससे जितना दूर हो सके उतना रहे। तो क्या हुआ? आवेशों का वितरण हो गया। ऋणावेश सारे इधर आ गए और धनावेश कहाँ चले गए? सारे के सारे उधर चले गए। फिर सुन लीजिए हमने क्या करा, जब किसी धनावेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के पास में लेकर आते हैं तो विपरीत आवेश उस वस्तु की तरफ, उस सतह की ओर आकर्षित होते हैं और समान आवेश दूर चले जाते हैं। क्योंकि आवेशों का एक गुणधर्म है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और क्या बोलते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो इस धनावेश ने इन ऋणावेशों को अपनी ओर आकर्षित करा और जो भी समान आवेश था ना, जो धनावेश तो उसको दूसरी तरफ फेंक दिया। फेंकने की वजह से ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो सतह वो धनावेशित हो गई और ये वाली सतह कैसी हो गई? ऋणावेशित हो गई। इतनी बात आपको शायद समझ आ गई होगी। लेकिन अभी भी जैसे आप इस वस्तु को दूर लेकर जाएंगे, वापस ये आवेश एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और वस्तु वापस उदासीन हो जाएगी। तो जो हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस किसी भी तरीके से इस आवेश को तो हटा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो इसी की वजह से आकर्षित हो रही है। तो हम किसी भी तरीके से कोशिश करें इस धनावेश को इधर से हटा दें। जैसे हम सारे धनावेश को हटा देंगे और फिर बॉडी को सेपरेट करेंगे तो ये जो आवेश है ऋणावेश वो पूरी इस बॉडी पे इवनली स्प्रेड हो जाएंगे, पूरी तरीके से वितरित हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास धनावेश रहेंगे नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस वाले पार्ट को ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे, पृथ्वी की सतह के कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे। ये साइन आपने पहले बहुत बार देखा होगा, अर्थ का साइन है। अर्थिंग करते हैं ना जब हम किसी चीज़ की, तब ऐसा होता है। अर्थिंग का मतलब होता है कि हमने किसी ये चालक तार के द्वारा किसी वस्तु को भूमि के संपर्क में लेकर आना। इसको हिंदी में बोलते हैं भू संपर्कित करना। ठीक है, तो हमने किसी चालक तार के माध्यम से इसको क्या कर दिया? भू संपर्कित कर दिया। जैसे भू संपर्कित करा, अच्छा एक चीज़ आपको इसमें याद ये रखनी है कि अर्थ, पृथ्वी, जितने आप उससे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, चाहे आप उसको जितने भी इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, वो दोनों कार्य करेगी इसमें। वो पूरी तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले भी सकती, खींच भी सकती है। तो ये इसने क्या करा, अब क्योंकि इस वाले पार्ट को न्यूट्रल करना, उदासीन करना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पृथ्वी में से और वो क्या करेंगे, इस धनावेश को क्या करेंगे, पूरी तरीके से उदासीन कर देंगे। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जैसे आपने इसकी अर्थिंग करी, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसको क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और इसके बाद कुछ जो सिनेरियो है कुछ इस तरीके का आ जाता है कि ऋणावेश इसके ऊपर रह जाते हैं और सारे के सारे धनावेश जो है वो क्या हो गए, उदासीन। अब जैसे आप इन दोनों को दूर लेकर जाएंगे इतनी डिस्टेंस पे कि एक दूसरे को आकर्षित नहीं करें, तो इस केस में जैसे रॉड इसके दूर जाएगी तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से ऋणावेशित हो चुकी होगी, क्योंकि ये जो आवेश है पूरी तरीके से एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। इसमें क्यों हो जाएंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें तो जितना दूर रह सकते हैं वो रहेंगे, तो ये पूरी इस बॉडी पे एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने क्या करा, हमने किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के पास में लेके गए। जैसे हम उसके उदासीन वस्तु के पास में लेके गए तो उसने समान आवेशों को तो प्रतिकर्षित कर दिया और विपरीत आवेशों को अपनी तरफ आकर्षित करा। फिर हमने इस वाले आवेशों को हटाने के लिए इसकी अर्थिंग करी, इसको भूसंपर्कित करा, जिससे ये वाला भाग क्या हो गया, उदासीन हो गया। और जब हम इस रॉड को दूर लेके गए तो ये जो आवेश है इस पर पूरी तरीके से क्या हो गए, पुनर्वितरित हो गए। इस मेथड में हमने इसका आवेश इसको नहीं दिया, ना ये इसके संपर्क में आया, इसलिए इसका नाम प्रेरण है। इसने इसको प्रेरित करा, ठीक है, इसने आवेशों को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रेरित करा। इसका दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे में हो सकता है कि हम नेगेटिव आवेश को, यानी एक रॉड जिसके ऊपर कैसा आवेश है, ऋणावेश है, उसको इसके पास में लेकर आए। पास में लेकर आने से क्या होगा, ये पूरी नीचे वाला तो अर्थिंग है, तो क्या बोलते हैं, ये वाला जो रॉड है इसके ऊपर कैसा आवेश है, ऋणावेश है, तो ये किस आवेशों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, धनावेशों को, और किसको दूर की तरफ फेंकेगी, ऋणावेशों को। अब ऋणावेशों को हटाना है तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसके दूसरे वाले पार्ट को भूसंपर्कित कर देंगे। जैसे भूसंपर्कित करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ना, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाएंगे, इस वायर के थ्रू, इस तार के थ्रू, चालक के थ्रू किस में चले जाएंगे, पृथ्वी में। तो इसके बाद कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा
कि इसके ऊपर धनावेश ऋणावेश सारे के सारे ग्राउंड में चले गए और कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर दोनों को हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, पृथक करेंगे, इतना दूर लेके जाएंगे कि एक दूसरे को आकर्षित ना करें, तो जो धनावेश है वो इसके अंदर पूरी तरीके से वितरित हो जाएंगे। तो इसके द्वारा हम धनावेश और ऋणावेश दोनों ही वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ जो दोनों चीज़ें कर सकती हैं वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और ले भी सकती है, मतलब बेसिकली वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगी, उदासीन वस्तु की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो इसका थर्ड मेथड था जिसके अंदर हमने पढ़ा कि किसी वस्तु को प्रेरण के द्वारा किस तरीके से आवेशित किया जा सकता है। तो पहला मेथड घर्षण, दो वस्तुओं को रगड़ा था। चालन, दो वस्तुओं को संपर्क में लाए थे जिसमें से एक वस्तु आवेशित थी। और थर्ड प्रेरण, प्रेरण करते ही किसी भी वस्तु को, जैसे मैं इसके पास लेके गया तो इसने इसको प्रेरित करा, भाई मेरे पास खींचो खींचो खींचो, इसने तो नेगेटिव आवेशों को अपनी तरफ क्या करा, आकर्षित करा। आकर्षित करने से ये वाली सतह कैसे हो गई, ऋणावेशित, और ये वाली कैसी हो गई, धनावेश। फिर इसको हटाने के लिए, उदासीन करने के लिए हमने इसको किससे कनेक्ट करा, चालक तार से अर्थिंग कर दी, भूसंपर्कित करा, जिससे ये जो आवेश है वो किस में चले गए, भूमि में। फिर दोनों को सेपरेट करते ही, अलग अलग करते ही, पृथक करते ही इसके ऊपर आवेश पुनः वितरित हो गए और इसमें भी ये तो ऑलरेडी थी। ठीक है, ऐसे हमने इसके साथ भी कर लिया। सो ये लास्ट मेथड था जिसके अंदर हमने बात करी प्रेरण के बारे में। इसके साथ ही इस टॉपिक को आज हम खत्म करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना करें, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला हमारा हैशटैग यही है, शिक्षा सबके लिए, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे हो सकता है आपकी दुआएं किसी को मिले, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी इस इनिशिएटिव को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको भी इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।